क्वेश्चन है if 2p and 3p are two vectors having resultant r, find angle between vectors if larger vector becomes double, so resultant also becomes double. चलो थोड़ा ट्राई करो तो इसको। तुम्हारे पास दो वेक्टर है 2p और 3p, उनके बीच कुछ होगा एंगल तो उसका रिजल्टेंट है r। अगर बड़े वाले वेक्टर को दुगना कर दे तो रिजल्टेंट भी दुगना हो जाता है। अगर बड़े वाले वेक्टर को दुगना कर दे तो रिजल्टेंट भी दुगना हो जाता है। तो बताओ भाई उनके बीच का एंगल कितना है? चलो जरा बनाओ तो फटाफट, फास्ट फास्ट। हो गया? चलो देखो देखो, ये मान लो हम लोगों का 3p है और ये मान लो 2p और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो जब 2p और 3p को लेते हैं आप तो आपका रिजल्टेंट है r। तो यहाँ का इक्वेशन बनेगा r इज अंडर रूट 3p का स्क्वायर 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। सो ओवरऑल r इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ 9p स्क्वायर 4p स्क्वायर 3 दूनी 6 दोबारा 12p स्क्वायर और साथ में cos थीटा। चलो जी ये इक्वेशन बन रहा है। तो दूसरा इक्वेशन में क्या हुआ कि जो बड़ा वेक्टर था उसको दुगना कीजिए तो 3p को 6p कीजिए और ये 2p पहले भी था अभी भी 2p है। तो अब अगर आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उसका जो डायगोनल है वो पिछले डायगोनल मतलब रिजल्टेंट का डबल होगा, लेकिन एंगल तो वेक्टर्स की भी सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं 2r इज अंडर रूट 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p 2p और साथ में cos थीटा। क्या इसको हम लिख सकते हैं 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू देख 36 और 4 40 40p स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 तो 24 24p स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ बात करो, क्या यहाँ r स्क्वायर लिख सकता है 9 4 13p स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा। सॉल्व करके थीटा निकाल दो, आंसर बना जरा फटाफट, बना जरा फटाफट। जो भी आया अब आंसर कितना आया cos थीटा? cos थीटा इक्वल्स टू -7/12। ठीक है, हो सकता है। बावन और 40 को ले लिए तो इधर आएगा 12p स्क्वायर और यहाँ 48 है वहाँ 24 है तो यहाँ हो गया 24p स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 0।
So 24p square cos theta is equals to minus of 12p square. p square कैंसिल, उससे ये घटा, तो cos theta is equals to minus 1/2, मतलब 120। देखिए आदित्य बाबू, आप ही के लिए आंसर है, आप ही का आंसर है, लेकिन आपका तरीका गलत था। आंसर मैच कर जाना सही होने का सबूत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और उसी तरह आंसर नहीं मैच करना गलत होने का भी सबूत नहीं है, ठीक है। चलो कहां तक पढ़े थे हम लोग लास्ट ईयर? तो हम लोग है ना पैरेललोग्राम लॉ ये सब देखे थे और डिस्कशन किए थे, सही है ना। तो देखो उसी पैरेललोग्राम लॉ से तुम्हारे सामने एक कॉन्सेप्ट रखा गया, आपको बनाना चाहिए था, तो आपको बनाना चाहिए था ये सब क्वेश्चन खुद से। आगे बढ़, concept of vector subtraction, concept of vector subtraction using parallelogram law। पैरेललोग्राम लॉ के बेसिस पे वेक्टर सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना है। थोड़ा सा इस फिगर को गौर से देखो, अगर हम किसी ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो आप ए प्लस बी वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी ए वेक्टर को बी के रिवर्स डायरेक्शन के साथ, बी का जो अपोजिट डायरेक्शन है, अगर उसके साथ आप ऐड करते हैं, अगर आप किसी ए वेक्टर को बी वेक्टर के रिवर्स डायरेक्शन में जो वेक्टर है उससे अगर आप ऐड करते हैं तो आप a प्लस माइनस बी लिखते हैं। सो इट कम्स टू बी a माइनस बी। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करके कुछ नहीं होता, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करके कुछ नहीं होता। बस आप एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन के साथ ऐड करते हैं, जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन के साथ ऐड करते हैं, देन इट बिकम्स सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जरा गौर करना और समझना। देखो भाई, इस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में वेक्टर बी, और ये है थीटा। तो अगर आप वेक्टर ए और बी को लेंगे, अगर आप वेक्टर ए और बी को लेंगे तो वो एक रिजल्टेंट फॉर्म करता है, एंड दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन अगर आप बी को रिवर्स कीजिएगा, अगर आप बी को रिवर्स कीजिएगा माइनस बी, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर को लेके जो आप रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे वो वेक्टर ए का एडिशन होगा माइनस बी के साथ। इसका मतलब है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का सब्सट्रैक्शन है। वेरी सिंपल, ए और बी का एडिशन ए प्लस बी, ए और बी का सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी। जब आप वेक्टर ए को बी के साथ ऐड करते हैं तो ए प्लस बी, और जब वेक्टर ए को माइनस बी के साथ ऐड करते हैं, ए को माइनस बी के साथ ऐड करते हैं, देन इट इज ए माइनस बी। अब देखो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। तो जरा गौर करना, जो हम लोग का रिजल्टेंट एडिशन वाला लिखते हो वो आप लिखते हैं ए प्लस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन रिजल्टेंट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हम लोग पहले से पढ़ के रखे। बट सब्सट्रैक्शन का मतलब है ए का एडिशन माइनस बी के साथ, मतलब सब्सट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, एंड इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ ए और माइनस बी के बीच का एंगल, ए और माइनस बी के बीच का एंगल। सो इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो आज से आप याद रखेंगे
कि अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन लिख रहे हैं दो वेक्टर के बीच तो आपका फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और अगर एडिशन है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेरी सिंपल। सब्सट्रैक्शन है तो यहाँ माइनस है, एडिशन है तो यहाँ प्लस है। जरा यहाँ गौर करना, हमको बताना इस वेक्टर का नाम बोलो। माइनस ए वेक्टर। अब माइनस ए और बी को लीजिए, बनाइए एक पैरेललोग्राम। अब ये डायगोनल जो आया, ये जो डायगोनल आया, क्या ये बी का माइनस ए होगा? बी माइनस ए। अब इसको आगे बढ़ा लो, माइनस ए और माइनस बी लिया तो ये जो डायगोनल होगा, क्या ये माइनस ऑफ ए माइनस बी होगा? मतलब माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो ऐसा है सब कुछ। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स so that magnitude of addition and subtraction, magnitude of addition and subtraction resulting become same। मतलब एकदम सिंपल लाइन पे काम करना है। एडिशन का रिजल्टेंट और सब्सट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम करना है। सो इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों तरफ रूट खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, इधर वाला इधर चला गया। 4ab cos थीटा इज 0, इसका मतलब cos थीटा इज 0, सो थीटा इज 90 डिग्री। मतलब अगर आप दो वेक्टर्स को ऐसे बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, अगर आप दो वेक्टर ऐसे बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो उनका एडिशन रिजल्टेंट और उनका सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, नोट करो फटाफट। 6 सी का कोऑर्डिनेट है 3 2 1 और डी का कोऑर्डिनेट है 4 2 5। फाइंड AB वेक्टर, AC वेक्टर, और कुछ भी पूछा जा सकता है, हम छोटा सा करके बना दिए। बोला फाइंड AB वेक्टर एंड AC वेक्टर। जरा गौर करना, ये रहा तुम्हारे पास एक पिरामिड, ऐसा। ये पिरामिड का है बेस, ये पिरामिड का बेस। ऐसा इस पॉइंट को आप लिख दीजिए ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। मान लो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको दिखाएं तो ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन से ए वेक्टर, ओरिजिन से थोड़ा ज्यादा सीधा हो गया है फिगर, वैसे आप समझ जाइएगा। ओरिजिन से बी वेक्टर और ए से बी वेक्टर क्या बोलता है, तुम जरा गौर करना, क्या बोलता है तुम, इन ट्रायंगल OAB क्या OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर OB के बराबर होगा? बोलो बोलो, समझ में आया?
OA वेक्टर और AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। Yes, sir. तो AB वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB लिखने का मतलब है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप, माइनस OA लिखने का मतलब है 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप। So AB vector is equals to 2 minus 1 i cap, j minus j 0 और प्लस 6 minus 3k cap। ये रहा तुम्हारा AB वेक्टर। अगला क्वेश्चन है AC वेक्टर AC। अब क्या करो, इस O से C को मिलाओ और A से C को मिलाओ। अब देखो सब, इन ट्रायंगल OAC बात करना है, OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं OC वेक्टर। OA वेक्टर AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। फिर से यहां से निकाल लो AC वेक्टर, OC माइनस OA। OC लिखने का मतलब हो गया, OC लिखने का मतलब हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और OA लिखने का मतलब हो गया माइनस ऑफ 1i कैप 1j कैप प्लस 3k कैप। सॉल्व कर लीजिए जो है वही आंसर। क्या समझे? यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो और BC वेक्टर निकाल के दिखाओ। चलो बना फटाफट। लैमिस थ्योरम। तीन वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर है A, ये वेक्टर है B और ये वेक्टर है C। बताओ तो तीनों का रिजल्टेंट कितना? बिकॉज ये ट्रायंगल के तीनों साइड को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहा है, सो देयर वेक्टर रिजल्टेंट इज 0। तीन वेक्टर अगर ट्रायंगल के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है वो भी सेम ऑर्डर में, तीन वेक्टर अगर ट्रायंगल के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है वो भी सेम ऑर्डर में, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसका रिजल्टेंट 0 होगा। बिकॉज यहाँ क्लोजिंग साइड है नहीं, क्लोजिंग साइड वाला वेक्टर भी है ना, बंद किया हुआ है, सेम ऑर्डर में है, सो इन तीनों का रिजल्टेंट है 0। हमेशा ध्यान रखना इसी केस में, इन दिस केस we can apply लैमिस थ्योरम। इसी केस में हम लोग लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं, इसी केस में हम लोग लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब जरा गौर से देखा जाए, समझा जाए क्या हो रहा है। तो देख हुआ क्या है ना कि ट्रायंगल के तीन साइड को ABC अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर C, ऐसे। तो A के सामने वाला एंगल अल्फा, B के सामने वाला एंगल बीटा और C के सामने वाला एंगल गामा, ऐसा रहा। अब जैसे ही आप इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, यू गेट दैट कि A का मैग्नीट्यूड बाई साइन अल्फा, B का मैग्नीट्यूड बाई साइन बीटा और C का मैग्नीट्यूड बाई साइन गामा, ये सब मिलके हो जाता है कांस्टेंट, ये सब मिलके हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, A बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू B बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू C बाई साइन गामा, ये तीनों बराबर होता है, सब होता है कांस्टेंट। तो जब कभी भी तुमको ऐसा सिचुएशन मिले जहां तीन वेक्टर्स काम कर रहा हो और उन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो, जहां तीन वेक्टर काम कर रहा हो और उन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो, यू कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम, आप लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए, छोटा सा एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, थोड़ा समझिए। सपोज मेरे पास
ये एक चार्ज सीट है, चार्ज सीट। आप यहां थ्रेड से बांध के एक बॉब को हैंग किए, लेकिन बॉब पॉजिटिव होने की वजह से 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन, बॉब पॉजिटिव होने की वजह से प्लेट उसको रिपेल किया, प्लेट भी पॉजिटिव था, बॉब को रिपेल किया, तो बॉब कहीं यहां पहुंच गया और रुक गया। बॉब का चार्ज क्यों है, मास m है। तुमसे बोला गया ये थीटा निकालो और तुमसे बोला गया कि चार्ज सीट का सिग्मा निकालो, ये दो चीज। तो हम तो तुमको ये बोलेंगे ना कि इस पॉइंट पे 3 वेक्टर काम कर रहा है। एक थ्रेड का टेंशन T, दूसरा इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से राइट में इलेक्ट्रिक फोर्स QE, और तीसरा नीचे की तरफ इसका अपना वेट mg। थोड़ा एंगल देख ले भाई, 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है क्योंकि मेरा बॉब रुका हुआ है। सो पूरा सिनारियो ऐसा है, पूरा सिचुएशन ऐसे बना है कि हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। आप लेमिस थ्योरम वही लगा सकते हैं जहां 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो, और ये सिचुएशन उसी के लिए ऐसा है। तो अब क्या, अब ऐसे ये थीटा तो ये थीटा। अब जरा गौर करना सब कोई, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय साइन उसका एंगल, टेंशन बाय साइन उसका एंगल, mg बाय साइन उसका एंगल, ये 3 एंगल पुट करना है। अब जरा बात कर, टेंशन के सामने का ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 पुट करना। यहाँ पे गौर करना, Fe के अपोजिट का ये वाला एंगल, क्या ये पाई माइनस थीटा है? तो यहाँ पाई माइनस थीटा लिख दी, और ये देखो ये 90 प्लस थीटा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख दी। तो हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स बाई साइन थीटा टेंशन बाई 1 इज इक्वल्स टू mg बाई cos थीटा। ठीक है, यहां से सॉल्व करो। अब 2 इक्वेशन बना लो, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ थीटा सिग्मा ये सब नहीं निकल सकता है, थीटा मान के चलिए, हाँ थीटा को लेके चलिए, सिग्मा और टेंशन निकाल। इलेक्ट्रिक फोर्स बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू T, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg बाय cos थीटा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। वैल्यू पुट करके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पुट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कितना पुट करेगा, क्या लिखेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पुट करके सॉल्व कर दीजिए, जो निकालना निकालिए। नोट करो फटाफट, बनाओ। देखिए सेम है तो इसका मतलब रिजल्टेंट 0 है, तो एक्सीलरेशन भी 0 है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हम तुमको समझा रहे हैं, हम बोले कि देख भाई ऐसे 3 फोर्स काम कर रहा है, F1 है, F2 है, F3 है। अब बताओ Fnet कितना है, अगर हम क्वेश्चन बदल के ट्रायंगल ऐसे दे देते तो बताओ Fnet कितना है। अरे यार गजब करता है। F1 इज द रिजल्टेंट, F1 रिजल्टेंट है, देख नहीं रहा है यहाँ पर अपोजिट ऑर्डर में है। तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स बाय मास। आगे देखो ध्यान से,
पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। हमारे पास है एक ओपन पॉलीगॉन, इस ओपन पॉलीगॉन में n साइड्स को n वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, a से, b से, c से, d से, ऐसा। तो जो इस ओपन पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड है, मतलब ये वाला क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में, वो इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करा, मतलब वो a प्लस b प्लस c प्लस d को रिप्रेजेंट करता। कोई भी पॉलीगॉन अगर बनाइएगा उसके n साइड्स को अगर वेक्टर सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेगा, तो जो उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड होगा अपोजिट ऑर्डर में, वो उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको बहुत सिंपल वे से ट्रायंगल्स के बेसिस पे समझ सकता है। मान ले O है, A है, B है, यहाँ C है और ये D है। तो जब आप O से B को मिलाइएगा, जब आप O से B को मिलाइएगा, जरा गौर कीजिए, क्या यहाँ OAB एक ट्रायंगल बन गया? इसका मतलब ये है कि अगर हम OB वेक्टर लिखे तो वो A प्लस B लिखा जाए। अब आप क्या करो, O से C को मिला लो भाई, फिर देखो OBC एक ट्रायंगल बन गया। तो अगर हम OC वेक्टर लिखेंगे तो A प्लस B वेक्टर में C को ऐड कर देंगे। अब बस इसमें D ऐड करो, ये मिल जाएगा। क्या बोला, समझा? तो कोई भी पॉलीगॉन अगर बनता है तो उस पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड होगा, उस पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड होगा, वो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है इन अपोजिट ऑर्डर। वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है इन अपोजिट ऑर्डर। दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मान लीजिए जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन, for any quadrilateral ABCD, three sides are given as 3i cap plus 4j cap plus k cap, 2i cap plus j cap plus 5k cap and I cap plus j cap plus 2k cap. Then find length of fourth side. फोर्थ साइड का लेंथ निकालो। बोलो कैसे बनाएगा, बोलो कैसे बनाएगा? तीनों का सम कर देंगे। तीनों का सम कर देंगे तो हमको चौथा साइड मिल जाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 है और ये 4, तो एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, तो ये मेरा चौथा वेक्टर जो रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट है तो A प्लस B प्लस C है। तो जो मेरा फोर्थ साइड है, वो फोर्थ साइड R है, तो वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ओके, जब हम लोग इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 2 5 और 1 6, 6i कैप प्लस 4 5 6, 6j कैप प्लस 8k कैप। अब आपसे तो उसका लेंथ पूछा है और लेंथ पूछने का मतलब है मैग्नीट्यूड निकालना। सो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर
सो ओवरऑल इट इज अंडर रूट हो गया 36, 36 और 64 136। ठीक है, तो ऐसी चीज है ना सॉल्व होता है। दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया जी सबको? Yes, sir. नोट करो फटाफट। हो गया जी सबका? Yes, sir. समझ में आया सारा चीज? Yes, sir. तो देखो आज इंपॉर्टेंटली हम लोग है ना 3 टॉपिक डिस्कस किए। एक था वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, दूसरा आपके साथ में था ट्रायंगल लॉ, फिर है आपके पास पॉलीगॉन लॉ। देखिएगा ये सब है ना वेक्टर्स के एडिशन के अंदर आ जाता है। वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो जैसे मान लो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कभी भी आपसे कोई थ्योरी ऐसे नहीं पूछा जाता, वो आपको क्वेश्चन देगा, उस समय अगर आपको वो कॉन्सेप्ट सब याद आया तो आप उसका आंसर लिखते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम। बस एक सिंपल सा चीज है। अभी मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने एक ऐसे ही एक फिगर बना दें कि देखो मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है m, इस पे एक वेक्टर a लग रहा है, एक वेक्टर b लग रहा है, एक वेक्टर c लग रहा है, एक वेक्टर d लग रहा है और एक वेक्टर e लग रहा है। जब हम इन सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये है मेरा b वेक्टर, ये है मेरा c वेक्टर, ये है मेरा d वेक्टर, ये है मेरा e वेक्टर और ये है मेरा a वेक्टर। तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना है? कोई देख के बता सकता है एक्सेलरेशन कितना है? बोलो बोलो, सुनाई दिया, कस के बोलो। d इज द रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। d है रिजल्टेंट, देख क्या ऑपोजिट ऑर्डर में है, बाकी सब सेम ऑर्डर में, 1 2 3 4 सब सेम ऑर्डर में, d अपोजिट में, तो d इज द रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय मास। क्या समझ में आया? तो ये सब चीज टाइम पे याद आ गया मतलब बेहतरीन, तुरंत बन जाएगा, नहीं तो आप बना नहीं सकते। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोले? ठीक है, चलो बस यहीं तक, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे।